दोस्तों, एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसका कि नाम है जीती जागती कहानी जंगल की। ये जो जिम कॉर्बेट जी की बुक है जंगल लोर, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया है संजीव दत्त जी ने, और इस बुक को पब्लिश किया है नटराज पब्लिशर्स, देहरादून और नई दिल्ली ने। इसके बारे में दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ पहले, कि जो नटराज पब्लिशर्स के ओनर हैं उपेंद्र अरोड़ा जी, उनसे मेरा अच्छा परिचय है। मैं एक बार उनके यहाँ गया था देहरादून, और करीब मैंने 13-14 हज़ार रुपए की किताबें खरीद ली थी, वाइल्ड लाइफ की बुक्स। उपेंद्र अरोड़ा जी बोले कि अवस्थी जी, मैं चाहता हूँ कि ये बुक आप जरूर लें। तो मैंने कहा सर वैसे ही ओवर बजट हो गया है, लेकिन बोले आप ये लीजिए चाहे तो मेरी तरफ से। मैंने नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि आप अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं तो मैं परचेज करके ही लूँगा। फिर उपेंद्र अरोड़ा जी ने मुझसे कहा था कि एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे एक पेज अपनी आवाज़ में पढ़ के यहीं सुनाएं। वो पेज पहला पेज ही है इस बुक का, और उसका टाइटल है इस किताब के बारे में। काफ़ी सारा लिखा है, लेकिन कुछ लाइनें जो पहले की लिखी हैं वो मैं आपको सुना देता हूँ। आपको बुक पसंद आएगी, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके बुक खुद खरीद लेना और खुद पढ़ लेना पूरा पेज। लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ वो कुछ लाइनें जो उपेंद्र अरोड़ा जी ने मुझसे वहीं सुनी थी, उनके ही ऑफिस में। आप एक बढ़िया इंसान हैं, यह इसी से साबित होता है कि जिम कॉर्बेट की किताब जंगल लोर आपके हाथों में है, और किताब के भीतर क्या है वह तो आप पढ़ ही लेंगे, इसलिए उसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं लिख रहा। इस किताब के शुरू में ही मार्टिन बूथ का आलेख है। जिम और जंगल लोर के बारे में मार्टिन बूथ ने अपने लड़कपन में जिम की किताबें पढ़ी थी, और वो किताबें हमेशा उनके दिलो दिमाग पर छाई रहीं। बड़े होकर मार्टिन बूथ जब लेखक बने तो उन्होंने जिम की जीवनी लिखी। कारपेट साहब। अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि अपना वजूद साबित करने के लिए इंसान को ऐसा जरूर लिखना चाहिए जो दूसरे पढ़ना चाहें, और यदि कोई लिख नहीं पाए तो उसे ऐसे काम जरूर करने चाहिए कि लोग उन कामों के बारे में ऐसा कुछ लिखें जो पढ़ने लायक हो। जिम कॉर्बेट के मामले में दोनों ही बातें लागू होती हैं। जिम ने खुद भी खूब लिखा है और दूसरों ने भी उनके बारे में खूब लिखा है। जिम के बारे में मार्टिन बूथ के अलावा डीसी काला और जेरी जलील ने भी सुंदर किताबें लिखी हैं। दोनों किताबें पढ़ने लायक हैं। रांची यूनिवर्सिटी में तो अंग्रेजी के प्रोफेसर NK सिंह साहब ने तो जिम कॉर्बेट की किताबों के साहित्यिक पहलू पर डॉक्टरेट की है। उनकी डॉक्टरेट की थीसिस जिम कॉर्बेट पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट नाम से किताब की शक्ल में बाजार में मौजूद है। तो दोस्तों बहुत सारे पेजेस हैं, आप इन्हें पढ़ लेना बुक को खरीद के। तो मैं इसका, आपको जंगल लोर मालूम है, लेकिन संजीव दत्त जी के अंदाज में जंगल लोर कैसी है ये आप सुनेंगे इस सीरीज में। इसकी आपको पूरी सीरीज मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। दोस्तों पहली जो स्टोरी है उसका नाम है जंगल लोर, और उसके नीचे लिखा है मैगी के लिए। अब जिम कॉर्बेट लिखते हैं और उसका अनुवाद कर रहे हैं संजीव दत्त जी। हम कुल 14 लोग थे, 8 से 18 बरस उम्र के लड़के लड़कियां बोआर नदी के पुल के नीचे बैठकर भूतों की कहानियां सुन रहे थे। कहानियां सुना रहा था डैंसे। नजदीकी जंगल से हम लोग सूखी टहनियां बटोर कर लाए थे, और इन टहनियों से बना अलाव अब सिर्फ दहकता हुआ लाल रंग की राख का ढेर बन चुका था, और अंधेरा बढ़ता ही जा रहा था। ओह, तुम यूं पीछे मत देखते रहो, तुम ऐसा करती हो तो मुझे बहुत घबराहट होती है, एक लड़की ने अपनी सहेली से कहा। इस तरह डैंसे ने अपनी कहानियों के लिए बिल्कुल सही वक्त और बिल्कुल सही जगह चुनी थी। डैंसे पक्का आयरिश था, और उसके भेजे में हर तरह के अंधविश्वास कूट कूट कर भरे हुए थे। उसे इन बातों पर खुद भी पूरा यकीन था, इसलिए उसके लिए यह बड़ा ही कुदरती था कि वो भूतों की कहानियां इतने ज्यादा भरोसे से सुनाए। उस रात जो वो कहानी सुना रहा था, उनका रिश्ता कफन ओढ़े मुर्दों, खड़खड़ाती हड्डियों से था। इन कहानियों में दरवाजे रहस्यमय ढंग से अपने आप खुलते थे, बंद होते थे, और पुश्तैनी हवेलियों के बैठक खानों में जो लकड़ी की सीढ़ियां होती थी, उनकी जो चरमराहट होती थी वो गूंजती थी।
उसका भी जिक्र होता था। क्योंकि इस बात की संभावना नहीं थी कि मैं भी कभी कोई पुश्तैनी भुतहा हवेली देखूंगा, इसलिए डैंसे की कहानियों से मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। अभी डैंसे की सबसे ज्यादा खून जमाऊ कहानी खत्म ही हुई थी और घबराई हुई लड़की ने एक बार फिर अपनी सहेली को डांटकर मना ही किया था कि वो पीछे मुड़कर ना देखे कि इतने में मछली पकड़ने वाला एक बूढ़ा सींगदार उल्लू फड़फड़ाता हुआ हमारे ऊपर से निकला और इसके साथ ही उसने अपने गले की पूरी गहराई से हो हर हो की आवाज निकाली। ये बूढ़ा उल्लू बेलों से ढके हुए एक सूखे पेड़ पर अलसाते हुए अपना दिन गुजारता था, जहां की वो कौओं और दूसरे परिंदों से महफूज था। उन्हें उल्लू को शिकार बनाने में भारी मजा आता है। रात होते ही यह उल्लू बुआर नदी में मछली और मेढकों के शिकार के लिए निकल पड़ता था। हो हर हो की आवाज बिजली से जले हल्दू के पेड़ की सबसे ऊपरी डाल से आई थी। गुलेल या तितली पकड़ने वाले जाल से लैस घने जंगल में जाने वाले हम सब बच्चों के लिए हल्दू का यह पेड़ मील के पत्थर के समान था। उल्लू की इस आवाज, जिसे नासमझ लोग शेर की आवाज भी समझ लेते थे, का जवाब उसकी साथिन हमेशा देती थी। जोड़ा बनाने के मौसम को छोड़कर उल्लू की साथिन नहर के किनारे पीपल के पेड़ पर रहती थी और उसकी आवाज सुनते ही डैंसे को अपनी भूतों की कहानियां बंद करके चुड़ैलों की कहानियां शुरू करने का बहाना मिल जाता था। चुड़ैलों की ये कहानियां डैंसे के लिए और ज्यादा असलियत वाली होती थी और वह चुड़ैलों से भूतों के मुकाबले ज्यादा डरता था। डैंसे के मुताबिक चुड़ैल घने जंगलों में रहने वाली एक ऐसी बुरी रूह होती थी जिसकी आवाज सुन लेने वाले पर और उसके परिवार पर तरह तरह की मुसीबतें आती थी, और यदि किसी चुड़ैल ने देख लिया तो उसकी मौत तय थी। चुड़ैल की आवाज को डैंसे कुछ यूं बयान करता था कि यह आवाज बहुत लंबी चीख जैसी होती है और अंधेरी तूफानी रातों में सबसे ज्यादा सुनाई पड़ती है। मुझे चुड़ैलों की कहानियों से बहुत ज्यादा खौफ होता था, क्योंकि यह बताया जाता था कि चुड़ैल घने जंगल में रहती है और जंगल में तो मेरा आना जाना था, ठीक उसी तरह के जंगलों में जिनमें घूमते हुए अंडे और तितली इकट्ठा करना मेरा पहला शौक था। मुझे तो यह पता ही नहीं कि डैंसे ने आयरलैंड में जिन चुड़ैलों की आवाज सुनी थी वे कैसी थीं, लेकिन चुड़ैलों की दो तरह की आवाजों से मैं भी वाकिफ था, जो कि डैंसे ने कालाडुंगी के जंगलों में सुनी थी। इनमें से एक के बारे में तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन दूसरी तरह की चुड़ैल को हिमालय की तलहटी में रहने वाले सब लोग जानते हैं। उनका मानना है कि चुड़ैल बुरी रूहों में सबसे ज्यादा बुरी होती है और हमेशा ही औरत की शक्ल में सामने आती है। जिस इंसान पर भी उल्टे पैर वाली चुड़ैल अपनी निगाह डालती है वह ठीक वैसे ही वशीभूत हो जाता है जैसे कि सांप को देखकर कुछ परिंदे। चुड़ैल का शिकार बना इंसान वशीभूत होकर उल्टे पैरों चलती चुड़ैल के पीछे पीछे चलता जाता है और चुड़ैल उसे ठिकाने लगा देती है। जहां भी चुड़ैल के देखने का खतरा हो वहां उसके जादू से बचने का सिर्फ यही तरीका बताया जाता है कि आप अपनी आंखें अपने हाथों से या जो कपड़ा हाथ आए उससे अपनी आंखें ढक लें, और यदि आप घर के भीतर हैं तो सिर तक कंबल ओढ़ लीजिए। जिन दिनों इंसान गुफाओं में रहता था तब का तो पता नहीं है, लेकिन आज का इंसान बुनियादी तौर पर दिन की रोशनी की संतान है। हम लोग अपने पूरे होशो हवास में होते हैं और हम में से सबसे ज्यादा डरपोक लोग भी जरूरत पड़ने पर किसी खतरे से दो चार होने का हौसला जुटा सकते हैं। दिन की रोशनी में हम उन बातों का मजाक भी उड़ा सकते हैं, उन पर हंस भी सकते हैं जो कि कुछ ही घंटों पहले रात के अंधेरे में हमारे रोंगटे खड़े कर रही थी। जब दिन की रोशनी कम होती जाती है और माहौल को रात अपने आगोश में ले लेती है तो हमारे देखने की ताकत हमारे पास बचती नहीं है और हम लोग कल्पना पर आश्रित हो जाते हैं। और जहां तक कल्पना की बात है, कल्पना कई बार हमारे साथ अजीबोगरीब खेल करती है, खास तौर पर वो भी तब जब हम ऐसी कोई उम्मीद नहीं कर रहे होते या जब हमारी कल्पनाओं के साथ
दैवी शक्तियों के हमारे विश्वास का मेल होता है। तब यह अचरज की बात नहीं है कि वो लोग जिनका आने जाने का जरिया उनके अपने पैर भरे हैं, या जिनकी नज़र रात के अंधियारे में मशाल या पैराफीन मिलने पर कभी कभी जलने वाली लालटेन की रोशनी की दूरी तक महदूद है, रात के अंधेरे में खौफ जदा रहे। यहाँ लोगों के साथ रहते और महीनों तक सिर्फ उन्हीं की जुबान बोलते सुनते डैंसे के लिए यह बड़ा ही कुदरती था कि वो यहाँ के लोगों का अंधविश्वास अपने अंधविश्वासों पर जड़ ले। हमारे पहाड़ी लोगों में हिम्मत की कमी नहीं होती और डैंसे भी उतना ही बहादुर था जितना कि कोई दूसरा इंसान हो सकता है। लेकिन पहाड़ी लोगों और डैंसे दोनों की ही जड़ें अंधविश्वासों में बड़ी गहरी थी। इसलिए मुझे यकीन है कि ना तो कभी पहाड़ी लोगों ने और ना ही कभी डैंसे ने यह सोचा होगा कि वे चुड़ैल की जांच पड़ताल करने की कोशिश करें। मैं बरसों बरस कुमाऊं में रहा हूं और मैंने हजारों रातें यहाँ के जंगलों में बिताई है, और मुझे चुड़ैल की आवाज़ सिर्फ 3 बार सुनाई दी है, वो भी सिर्फ रात में, और चुड़ैल को देखा मैंने सिर्फ 1 बार है। मार्च का महीना था। सरसों की शानदार फसल हाल ही में काटी गई थी और जिस गांव के बीचों बीच हमारी कॉटेज थी वहां पर खुशियां छाई हुई थी। आदमी और औरतें गाना गा रहे थे और बच्चे एक दूसरे को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे। पूरन मासी से 1 आध रात पहले की बात है, और सब कुछ करीब करीब वैसे ही दिखाई दे रहा था जैसे कि दिन की रोशनी में दिखता है। मैगी और मैं डिनर के लिए उठने ही वाले थे। रात के बजे थे करीब 8 और रात की हवा को चीरते हुए चुड़ैल की आवाज आई, एकदम साफ आवाज। और उसी पल गांव से आ रही हर आवाज एकदम बंद हो गई। हमारी कॉटेज से 50 गज की दूरी पर हमारे कंपाउंड के दाएं कोने में हल्दू का एक पेड़ है। गिद्ध, चील, बाज, कौवे कई पुश्तों से इस पेड़ पर रहते चले आ रहे हैं और उन्होंने पेड़ की छाल खत्म कर दी है, और साथ में पेड़ की फुनगी की कुछ टहनियां इनकी वजह से मर भी चुकी हैं। उत्तर से आती ठंडी हवा से बचने के लिए जो बंद दरवाजा था सामने वाला, उसे खोलकर मैगी और मैंने जैसे ही बरामदे में कदम रखा, चुड़ैल फिर चिल्लाई। चुड़ैल की आवाज हल्दू के पेड़ की तरफ से आई थी और वहीं पेड़ को सबसे ऊंची टहनी पर चांद की चमकदार रोशनी में यह आवाज पैदा करने वाली चुड़ैल बैठी थी। कुछ आवाजें तो ऐसी होती हैं जिन्हें आप शब्दों या अक्षरों के जरिए बता सकते हैं, जैसे कौवे की कांव कांव, कोयल की कुहू या कठफोड़वे की ठक ठक। लेकिन मेरे कोई शब्द ये बयान नहीं कर पाएंगे कि चुड़ैल की आवाज कैसी थी। यदि मैं कहूं कि यह किसी दुख भरी रूह की चीत्कार जैसी थी या बहुत तकलीफ पा रहे किसी इंसान की पुकार जैसी थी, तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि ना तो आपने और ना ही कभी मैंने ऐसी आवाजें सुनी है। चुड़ैल की आवाज की तुलना में मैं जंगल में सुनी किसी और आवाज से भी नहीं कर सकता था। यह एक ऐसी आवाज थी जो सब आवाजों से अलग थी, और ऐसा लगता था कि इस आवाज का हमारी इस दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। और ऐसी आवाज का असर सुनने वाले पर यह होता है कि उसका खून दही जैसे जमने लगता है और उसकी धड़कन रुकने सी लगती है। जब मैंने पिछली बार यह आवाज सुनी थी तो मुझे मालूम था कि यह किसी चिड़िया की आवाज है, और मुझे शक था कि यह आवाज किसी उल्लू की हो सकती है, खास तौर पर ऐसा उल्लू जो बाहर से आया हो, क्योंकि मैं कुमाऊं में रहने वाले हर परिंदे को और उसकी आवाज को पहचानता हूं। इसलिए तय था कि यह परिंदा हमारे जंगल का तो था नहीं। मैं अपने कमरे में वापस घुसा, अंदर से अपनी दूरबीन लेकर आया। इस दूरबीन का इस्तेमाल कैसर की जंग के दिनों में दुश्मन की तोपों का पता लगाने के लिए हुआ था, और ये दूरबीन किसी भी बढ़िया से बढ़िया दूरबीन जितनी ही अच्छी थी। इस दूरबीन की मदद से मैंने परिंदे को बहुत ध्यान से देखा। इस परिंदे का हुलिया मैं नीचे बयान कर रहा हूं, इस उम्मीद में कि किसी दिन मुझसे ज्यादा जानकारी रखने वाला कोई शख्स इस परिंदे का सही पता लगाएगा। ये परिंदा गोल्डन ईगल से थोड़ा छोटा था। यह अपने लंबे से पैरों पर बिल्कुल सीधा खड़ा था। इसकी पूंछ मोटी थी, मगर उल्लू जितनी छोटी भी नहीं थी। इसका सिर उल्लू की तरह गोल और बड़ा नहीं था, ना ही इसकी गर्दन छोटी थी, और इसके सिर पर कोई कलगी भी नहीं थी, कोई सींग भी नहीं थे। जब यह परिंदा आवाज करता था, हर आधे मिनट में यह अपना सिर ऊपर आसमान की तरफ उठा लेता था
और उसकी चोंच पूरी चौड़ाई में खुली होती थी। इसका रंग पूरा काला था। यह भी मुमकिन है कि गाढ़ा भूरा रहा हो, जो कि चांदनी में काला दिख रहा हो। 28 बोर की एक शॉटगन और एक हल्की राइफल मेरे गन रैक में मौजूद थी। शॉटगन इस मामले में एकदम बेकार थी, क्योंकि परिंदा उसकी पहुंच के बाहर था। राइफल का इस्तेमाल करने में मुझे थोड़ा डर लग रहा था। चांदनी में पक्के निशाने की गारंटी नहीं की जा सकती, क्योंकि आसपास के इलाके में जहां तक राइफल की गोली की आवाज जाती, लोग हमेशा के लिए यह पक्का यकीन कर लेते कि आवाज किसी शैतानी रूह की है, जिस पर राइफल की गोली का भी कोई असर नहीं होता। करीब 20 बार चिल्लाने के बाद परिंदे ने अपने पंख फैलाए और हवा में तैरते हुए रात के अंधेरे में कहीं समा गया। गांव में अभी आवाजें आनी शुरू नहीं हुई थीं। अगले दिन किसी ने भी चुड़ैल के बारे में एक भी लफ्ज नहीं बोला। जब मैं छोटा बच्चा था, तब मेरे शिकारी दोस्त कुंवर सिंह ने मुझे बताया था कि जब तुम जंगल में हो, शेर के बारे में उसका नाम लेकर बात मत करो, क्योंकि यदि तुम शेर का नाम लोगे तो शेर जरूर आ जाएगा। इसी वजह से हमारे इलाके के लोग चुड़ैल के बारे में बात तक नहीं करते। सर्दियों के मौसम में काला डूंगी में आकर रहने वाले 2 बड़े परिवारों में कुल 14 बच्चे थे। इनमें मेरा छोटा भाई शामिल नहीं था, क्योंकि रात को अलाव के सामने बैठने या नदी में नहाने के लिए वो बहुत ही छोटा था, इसलिए उसकी गिनती इन 14 बच्चों में नहीं होती थी। 14 में से 7 लड़कियां थीं, 9 से 18 बरस तक की, और 7 ही लड़के थे, 8 से 18 तक के, जिनमें मैं सबसे छोटा था। लड़कों में मेरा सबसे छोटा होना मेरी वह मजबूरी थी, जिसकी वजह से मुझ पर कई ऐसे काम लाद दिए जाते थे जो मुझे बहुत ही नापसंद थे। उन दिनों के तौर तरीके विक्टोरियन जमाने के थे। मिसाल के तौर पर हमारी जायदाद के किनारे बहने वाली नहर में जब लड़कियां नहाने जाती थी, तो यह जरूरी समझा जाता था कि उनके साथ एक मर्द जरूर जाए, लेकिन मर्द की उम्र इतनी कम हो कि जिससे कौमार्य की देवी नाराज ना हो। लड़कियां रोज ही नहाने नहर में जाती थीं, सिर्फ इतवार को छोड़कर। यह मुझे आज भी समझ में नहीं आता कि लड़कियां इतवार को क्यों नहीं नहाती थीं। अपनी उम्र की वजह से बलि का बकरा मैं बनता था। लड़कियों के तौलिए, रात को पहनने वाले उनके लिबास ढोना मेरी जिम्मेदारी थी। उन दिनों बिकनी या तैरने की कोई दूसरी पोशाकें तो होती नहीं थीं। यह भी मेरी जिम्मेदारी थी कि जब लड़कियां नहा रही हों तो मैं चौकीदारी करता रहूं, और यदि कोई मर्द आता हुआ दिखाई दे तो इन लड़कियों को होशियार कर दूं। नहर के उस पार एक पगडंडी थी, जिसका इस्तेमाल जलाऊ लकड़ी लाने वाले लोग या नहर की सफाई या मरम्मत करने वाले किया करते थे। यह नहर पक्की बनी हुई थी और इसकी चौड़ाई 10 फीट, गहराई 3 फीट थी। नहर के इसी हिस्से में हमारे बगीचे की सिंचाई के लिए कुमाऊं के महाराजा जनरल सर हेनरी रैमजे ने नहर की तली को कुछ गज तक 6 फीट गहरा खुदवा दिया था। और हर रोज जब मैं लड़कियों को लेकर निकलता था, तो मुझे इस बात की सख्त हिदायत दी जाती थी कि कहीं लड़कियां इस गहरे हिस्से में डूब ना जाएं। सूती नाइट ड्रेस पहने हुए बहते पानी में उतरना बड़ा मुश्किल काम था, खास तौर पर तब जबकि शर्म हया बनाए रखना जरूरी हो, और वह भी जब लापरवाही भरे अंदाज में 3 फीट गहरे पानी में उतरते ही सभी लड़कियां बैठ जाना चाहती हो। इसका नतीजा ये होता था कि उनकी सूती नाइट ड्रेस ऊपर उठ के उनके सिर के ऊपर तैरने लगती थी। इसे देखकर कोई भी हक्का बक्का रह जाए। ऐसा जब भी होता था, मेरे लिए सख्त हिदायत थी कि मैं मुंह फेर कर दूसरी तरफ देखने लगूं, और ऐसा अक्सर होता था। जब मैं लड़कियों की चौकीदारी कर रहा होता था और जब जरूरत पड़ने पर दूसरी तरफ देख रहा होता था, तो गुलेलों और बंसियों से लैस बाकी लड़के ऊपरी तरफ नहर के सिरे पर बने एक गहरे पोखर की तरफ जा रहे होते थे। रास्ते भर उनमें आपसी मुकाबलेबाजी चलती रहती थी कि सेमल की सबसे ऊंची टहनी पर लगा फूल एक ही बार में कौन गिरा सकता है, या नहर के किनारे लगे फाइकस को पहला पत्थर कौन मारेगा। फाइकस के पेड़ पर निशाना लगना तभी सही माना जाता था जब पत्थर पेड़ के तने में से बह रहे दूध में जाकर चिपक जाए। पेड़ के तने से बहने वाला यह दूध चिड़ियों को फंसाने वाले गोंद के बनाने के लिए बढ़िया चीज माना जाता था। और फिर निशाना लगाने के लिए कलगी वाले जंगल कोतवाल, गोल्डन ओरियोल और रोजी पेस्टर जैसे परिंदे भी थे,
जो सेमल के फूलों का रस पीने के लिए आते थे। आसानी से दिखने वाले स्लेटी रंग और गुलाबी सिर वाले तोते लड़कों का निशाना बनते थे। ये तोते सेमल के फूलों को कुतरते थे और छोटा सा हिस्सा कुतरने के बाद बाकी फूल को जमीन पर गिरा देते थे, जहां उनके इंतजार में हिरण और सूअर मौजूद रहते थे। यहाँ पर कलगी वाला सफेद किंगफिशर भी था, जो थोड़ी सी आवाज होने पर भी नहर के उस पार उड़ जाता था। और बुआर पुल के उस पार रहने वाले उल्लू का जीवन साथी एक सींगदार उल्लू था। यहाँ पर नहर के किनारे पीपल की टहनी पर हमेशा मौजूद रहता था। इस उल्लू के बारे में ये बात मशहूर थी कि उसने कभी किसी को अपने इतने नजदीक नहीं आने दिया कि कोई उसे गुलेल का निशाना बना सके। लेकिन लड़के तो लड़के ही थे और उन्होंने उल्लू को निशाना बनाने की बेतहाशा लेकिन नाकामयाब कोशिशें जरूर की थी। केवल एक बार बड़े पोखर पर पहुंचने भर की देर होती थी कि सब लड़कों में इस बात का जबरदस्त मुकाबला होता था कि कौन सबसे ज्यादा मछलियां पकड़ता है। इनकी मछली पकड़ने वाली बंसियों के धागे आमतौर पर उनकी माँ या बहन की कढ़ाई बुनाई की टोकरियों से निकाले गए होते थे, और जो लड़के मछली पकड़ने का असली कांटा नहीं ले जा सकते थे वे पिनों को मोड़ तोड़कर जुगाड़मेंट वाला कांटा बना लिया करते थे। बांस की पतली पतली टहनियों से बंसी बनाकर काम चलाया जाता था। मछली पकड़ने का यह दौर तभी खत्म होता था जब मछली को ललचाने वाली आटे की गोलियां या तो खत्म हो जाए या फिर किसी की लापरवाही से पानी में गिर जाए। हमारी नदियों में महाशीर मछलियां बहुत पाई जाती हैं। थोड़ी बहुत महाशीर पकड़ने के बाद सब लड़के अपने पूरे कपड़े उतार फेंकते थे और पोखर पर से झांकती एक बड़ी चट्टान पर जाकर एक लाइन में खड़े हो जाते और इशारा मिलते ही सीधे पानी में छलांग लगा देते थे, ये देखने के लिए कि दूसरे सिरे पर सबसे पहले कौन पहुंचता है। और जब बाकी लोग इन शानदार मुकाबलों का मजा ले रहे होते थे तो 1 मील आगे नहर के किनारे मुझे बार बार दूसरी तरफ देखने के लिए कहा जा रहा होता था। सिर पर लकड़ी ढोते किसी बूढ़े आदमी के वहां से गुजरने की चेतावनी ना दे पाने पर मैं इन लड़कियों की झिड़कियां भी सुन रहा होता था। इस बेगार का एक फायदा तो मैं ले ही लेता था, वो ये था कि इन लड़कियों की तमाम खुफिया साजिशों के बारे में मुझे मालूम चल जाता था। ये साजिशें आमतौर पर दोनों खानदान के लड़कों का और खास तौर पर डैंसे और नील फ्लेमिंग का मजाक बनाने के बारे में होती थी। डैंसे और नील दोनों ही बिल्कुल सन की आयरिश थे और इन दोनों में सिर्फ यही बात एक जैसी थी। इसके अलावा वे दोनों बिल्कुल अलग अलग किस्म के इंसान थे। डैंसे कद में छोटा था, उसका शरीर बालों से भरा हुआ था और वो किसी खूंखार भालू जैसा ताकतवर था। नील लंबा था, पतला था, उसका रंग लिली के फूल जैसा था। दोनों में और भी फर्क थे, जैसे कि डैंसे को अपनी भड़तल बंदूक कंधे से लगाकर शेरों का पीछा करने और पैदल शिकार करने में कोई हिचक नहीं थी, जबकि नील के मन में जंगलों का डर समाया हुआ था। सबको उसके बारे में ये बात पता थी कि उसने कभी भी बंदूक नहीं चलाई थी। इसके अलावा दोनों में एक बात और समान थी कि दोनों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत थी, क्योंकि दोनों ही सारी की सारी लड़कियों के एक तरफा प्यार में गले तक डूबे हुए थे। डैंसे को घर से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने अपने फौजी बाप का हुक्म ना मानते हुए फौज में भर्ती होने से साफ इनकार कर दिया था। वो मेरे भाइयों के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ा था और फिलहाल जंगलात महकमे की नौकरी से निकाले जाने के बाद ये उम्मीद कर रहा था कि कभी ना कभी सियासी महकमे में उसकी नौकरी लग जाएगी। दूसरी तरफ नील नौकरीशुदा था। वो मेरे भाई टॉम के मातहत डाक महकमे में काम करता था। इस बात से दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दोनों में से कोई भी शादी करने की हालत में नहीं था, लेकिन इस बात से ना तो उनकी उम्मीदों में और ना ही एक दूसरे के लिए उनकी नफरत में कोई कमी आई थी। नहर के किनारे लड़कियों की जो बातचीत चोरी से मैंने सुनी थी, उसमें मुझे एक बात समझ में आ गई थी कि काला डूंगी में हम लोगों की पिछली मुलाकात के दौरान लड़कियों को यह महसूस हुआ था कि नील कुछ ज्यादा ही गुरूर में है और बड़ा ही ऊंचा उड़ रहा है। साथ ही वो ऐसा जाहिर भी कर रहा था कि जैसे कि उसकी मोहब्बतें परवान चढ़ने लगी हों। लड़कियों ने यह भी महसूस किया था कि इसी पिछली मुलाकात के दौरान डैंसे काफ़ी दबा सहमा सा था और बड़ा ही हिचकिचा रहा था। यह हालात लड़कियों को मंजूर नहीं थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि नील को कुछ नीचे उतारना जरूरी है और डैंसे को
कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ाना। लड़कियों में बातचीत हो ही रही थी कि कहीं डेंसे को इतना ऊपर भी ना चढ़ा दिया जाए कि उसके दिमाग में फितूर भरने लगे। मेरी समझ में नहीं आया कि दिमाग में फितूर भरने का क्या मतलब होता है, और यह सवाल लड़कियों से ना पूछने में ही मैंने अपनी बेहतरी समझी। नील को नीचे उतारने और डेंसे को ऊपर चढ़ाने का काम एक ही झटके में हो जाए, इसके लिए जरूरी था कि सीधे साधे नील और ढीले ढाले डेंसे को एक ही मजाक का शिकार बनाया जाए। कई मंसूबे बनाए गए और आखिरकार जिस मंसूबे पर सबने हामी भरी उसे लागू करने में मेरे भाई टॉम की मदद की जरूरत थी। सर्दी के महीनों में नैनीताल के पोस्ट ऑफिस में ज्यादा काम होता नहीं था और हर एकाध हफ्ते के फेर से टॉम नील को यह रियायत दे देता था वो शनिवार की शाम से सोमवार की सुबह तक छुट्टी मना ले। अपनी छोटी सी यह छुट्टी नील काला डूंगी में रहने वाले दोनों परिवारों में से किसी एक के साथ मनाता था, और इन दोनों ही परिवारों में उसकी खुली तबीयत, शानदार आवाज की वजह से उसका बड़ा मान था। बहरहाल मंसूबे के मुताबिक एक चिट्ठी टॉम को भेजी गई जिसमें उससे कहा गया था कि वो किसी न किसी बहाने आने वाले शनिवार की शाम को नील को देर तक पोस्ट ऑफिस में रोके रखे और उसे दफ्तर छोड़ने की मंजूरी कुछ इस हिसाब से दे कि 15 मील का सफर पैदल तय करके नील जब काला डूंगी पहुंचे तब रात घिर रही हो। इसके अलावा टॉम को अपनी बातचीत में यह इशारा भी करना था नील को कि मुमकिन है कि तुम्हारे पहुंचने में जो देरी हो जाए उससे लड़कियां फिक्रमंद हो रही होंगी। शायद वो तुम्हारे इंतजार में सड़क पर ही तुम्हें टहलती मिल जाएं। लड़कियों का बनाया मंसूबा बड़ा भारी मजाक था और इसके मुताबिक डेंसे को भालू की खाल पहन लेनी थी कि खाल उसे पहनाने के बाद ऊपर से सिल दिया जाना था ताकि वो खाल और उनकी पोल आसानी से खुले नहीं। भालू की खाल पहनाकर लड़कियां डेंसे को 2-3 मील आगे नैनीताल रोड पर ले जाती जहां पर एक तीखा मोड़ था। डेंसे यहीं पर एक चट्टान के पीछे छुपने वाला था और नील के आने पर भालू जैसी आवाज निकालते हुए नील के ऊपर झपटने वाला था। ऐसी उम्मीद थी कि भालू को देखने के बाद नील आंख मीचकर वहां से भाग लेगा और थोड़ा आगे खड़ी लड़कियों की बाहों में जा समाएगा। लड़कियां उसकी कहानी सुनेंगी, उसकी बहादुरी पर ताने कसेंगी और जोर जोर से हंसकर उसका मजाक उड़ाएंगी। और जब नील की हंसी उड़ाई जा रही होगी 1 मिनट बाद डेंसे भी वहां पर आकर उसका मजाक उड़ाने में शामिल हो जाएगा। पहले तो डेंसे ने आनाकानी की इस मंसूबे में भागीदारी करने से, लेकिन जब लड़कियों ने उसे बताया कि 2 हफ्ते पहले पिकनिक के दौरान जब उसके सैंडविच में मांस की जगह लाल रंग के कपड़े का जो टुकड़ा निकला था और जिससे डेंसे को भारी भद्द उठानी पड़ी थी वो नील के कहने पर ही रखा गया था, ये सुनकर डेंसे फौरन बदला लेने के लिए तैयार हो गया। सूरज ढलने के साथ ही काला डूंगी और नैनीताल की जो सड़क थी उस पर आवाजाही एकदम बंद हो गई। तयशुदा मंसूबे के मुताबिक भालू की खाल पहने हुए डेंसे को लड़कियां उस जगह पर ले गई जो छुपने के लिए तैयार की गई थी। यहाँ पर पहुंचने में डेंसे कभी चौपाइयों की तरफ चला, कभी चला इंसानों की तरह। भालू की खाल डेंसे को पहनाकर ऊपर से सिल दी गई थी। शाम को वैसे भी गर्मी थी और डेंसे ने भालू की खाल अपने कपड़ों के ऊपर ही पहन ली थी, इसलिए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते पसीने के मारे उसकी हालत खराब हो गई। इस बीच उधर नैनीताल में एक के बाद एक दूसरा काम निपटाते हुए नील बुरी तरह से खींच रहा था, क्योंकि नैनीताल से उसकी रवानगी का वक्त निकल चुका था। आखिरकार उसे जाने की इजाज़त मिली और उसके रवाना होने के पहले टॉम ने अपनी शॉटगन में 2 गोलियां भरी। शॉटगन नील के हाथों में सौंप दी। टॉम ने नील को हिदायत दी कि बंदूक का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में ही किया जाए। नैनीताल से कालाडूंगी की तरफ आने वाली सड़क लगातार ढलान वाला रास्ता है और पहले 8 मील ये खेतों से होकर गुजरता है और इसके आगे कालाडूंगी तक लगातार घना जंगल है। डेंसे और लड़कियां अपनी पोजीशन लिए हुए बैठे थे। रोशनी कम होती जा रही थी। इतने में ऊंचे सुर में अपना मनपसंद गाना गाते हुए नील की आवाज़ सुनाई दी। अपनी हिम्मत बनाए रखने के लिए वह लगातार गाना गा रहा था। अब उसकी आवाज़ नज़दीक और नज़दीक सुनाई दे रही थी। बाद में लड़कियों ने बताया कि उन्होंने नील को इतनी बढ़िया आवाज़ में गाना गाते हुए कभी नहीं सुना था। इतने में वो मोड़ आया जहां डेंसे नील के इंतजार में छुपा हुआ था। लड़कियों की सलाह पर अमल करते हुए डेंसे
अपने पिछले पैरों पर उठ खड़ा हुआ, भालू जैसे गुर्राते हुए नील पर लपका। नील ने आओ देखा ना ताओ, दोनों गोलियां तड़ातड़ डेंसे के ऊपर चला दी, यानी कि भालू के ऊपर। बंदूक से निकला धुआं नील की आंखों के सामने छा गया। इसके साथ ही नील तेजी से भागा। भागते में उसने पहाड़ से भालू के लुढ़कने की आवाज सुनी। ठीक इसी वक्त लड़कियां भी दौड़ती हुई आ पहुंची। उन्हें देखकर नील ने बड़ी शान से अपनी बंदूक लहराई और कहा, मैंने अभी अभी एक बहुत बड़े भालू को मार गिराया है, जो कि बहुत ही गुस्से में मेरे ऊपर हमला कर रहा था। घबराई हुई लड़कियों ने नील से पूछा कि भालू का क्या हुआ, कहाँ है भालू? जवाब में नील ने पहाड़ी की तरफ इशारा किया। बड़े फक्र से लड़कियों को अपना शिकार देखने का न्योता दिया। नील ये जोड़ना नहीं भूला कि भालू के पास तक जाने में कोई खतरा इसलिए भी नहीं है क्योंकि भालू पक्के तौर पर मर चुका है। लड़कियों ने नील का न्योता मंजूर नहीं किया और उसे कहा कि वो खुद ही अकेला भालू कर देख कर आए। नील को इस बात में जरा भी परेशानी नहीं थी क्योंकि लड़कियों की आंखों में आंसू देखकर उसे लग रहा था कि भालू से मुठभेड़ में उसके जिंदा बच निकलने की खुशी में लड़कियां ये आंसू बहा रही हैं। नील पहाड़ी से उतरकर खाई में चला गया। डेंसे ने नील से क्या कहा और नील ने डेंसे से क्या कहा, ये कहीं पर दर्ज नहीं किया गया, लेकिन बड़ी देर बाद दोनों घिसट घिसट कर ऊपर चढ़ते हुए वापस जब सड़क पर आए तो डेंसे के हाथ में बंदूक थी और नील के हाथ में थी भालू की खाल। लड़कियां बेसब्री से उनका इंतजार कर रही थी। पहाड़ी की सीधी ढलान पर लुढ़कने के बाद भी डेंसे को कोई खास चोट नहीं आई थी क्योंकि उसने पहनी हुई थी भालू की मोटी खाल। डेंसे का कहना था कि नील ने उसे ठीक छाती के बीचों बीच गोली मारी थी, इसलिए उसके पांव उखड़ गए थे। जबकि नील ने बताया कि बंदूक किस तरह से उसके कब्जे में आई थी तो सब लोगों ने मिलकर मंसूबा फेल होने की जिम्मेदारी मेरे भाई टॉम के मत्थे मढ़ दी। सोमवार को सरकारी छुट्टी थी और इतवार की शाम को जब टॉम घर आया तो गुस्से से भरी बैठी लड़कियां वहां पहुंच गईं और उस पर सवालों की बौछार कर दी। वे टॉम से जानना चाहती थीं कि नील जैसे गैर जिम्मेदार आदमी के हाथों में भरी हुई बंदूक उसने सौंपी तो कैसे सौंपी, डेंसे की जान के लिए इतना बड़ा खतरा उसने क्यों पैदा किया। सवालों का यह तूफान टॉम के सिर के ऊपर से गुजरता रहा और वो चुपचाप सुनता रहा जब किस्से का वो हिस्सा बताया जा रहा था कि किस तरह से डेंसे की छाती में गोलियां लगी थीं, किस तरह उसके पांव उखड़े और किस तरह डेंसे की बेवक्त मौत पर लड़कियां एक दूसरे से गले लगकर रोई। तब टॉम ने असलियत खोली। असलियत खुलने से जो हंसी के फव्वारे छूटे उनमें हर कोई शामिल था सिवाय डेंसे के। टॉम ने बताया कि लड़कियों की चिट्ठी मिलने पर उसे यह शक हो गया कि लड़कियां कोई बहुत बड़ी शरारत कर रही हैं और टॉम ने कारतूसों में से बुलेट निकालकर उसकी जगह पर आटा भर दिया था। लड़कियों की इस शरारत का नतीजा सिर्फ यह निकला कि नील का खुद पर भरोसा बढ़ गया और डेंसे का 0 हो गया, यानी कि हो गया 0, नील बटा सन्नाटा। तो दोस्तों यहीं समाप्त हुई ये कहानी। हमारी अगली कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।